का नाम नहीं होगा तो साइन नहीं करेंगे, और ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ पाया था एससीओ का। उस पहलगाम की बात ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आ गई है और इस पर चीन को साइन करना पड़ा। चीन पेन उठा के साइड में नहीं रख पाया हमारे जैसा कि ना हम नहीं, अरे भाई चीन को करना पड़ा साइन। चीन से नरेंद्र मोदी ने साइन करवा लिए। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात कही गई। इससे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग और आतंकियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की बातें हुई। स्टेटमेंट में कहा गया कि जो भी आतंकी गतिविधियों में शामिल है और आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, सबको न्याय के दायरे में लाकर एक्शन होना होगा। यह वही लाइन है जो नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं कि अब पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और आतंकियों को अलग करके नहीं देखेंगे। सेम बात जो है वो ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में आई है कि भाई जो मदद करेगा उसको भी ठोकना होगा। ब्रिक्स देशों ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। साथ ही यूएन की तरफ से घोषित आतंकी और आतंकी संगठनों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही गई। यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट तो ब्रिक्स का था, चाइना सामने बैठा हुआ था, लेकिन चल वहां नरेंद्र मोदी की रही थी, भारत की रही थी। जो हम कह रहे हैं वही होगा। ब्रिक्स के ज्वाइंट स्टेटमेंट में ये सारी बातें भारत के पक्ष में गई। ये बातें भारत कहता आया है। इसमें यूएन की तरफ से घोषित आतंकियों का भी जिक्र है और सबको पता है कि आतंकी कौन है और इन्होंने कहां पनाह ली हुई है। अहम बात यह भी है कि ब्रिक्स में चीन का बहुत प्रभाव भी है। चीन अक्सर अपने पैतरों से पाकिस्तान के आतंकियों को बचाता आया है, लेकिन ब्रिक्स में पीएम मोदी ने चीन की एक नहीं चलने दी। यहां तक कि वो ईरान, जिसके लिए पाकिस्तान युद्ध में कूदने की बातें कर रहा था, उस ईरान ने भी ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का साथ दे दिया भाई। क्योंकि ईरान को दिखा कि उधर से अमेरिका हमको मार रहा था और ये मुनीर वहां जाकर लंच कर रहा था और ऑर्डर ले रहा था कि हाँ बताइए ना ट्रंप साहब क्या करना है। ईरान को नहीं दिख रहा है, सब दिखता है इन लोगों को कि पाकिस्तान जो है वो किसी का नहीं है। पैसा मिले वो लेट जाता है, कहीं भी बिछ जाता है जमीन पर, पैर पकड़ लेता है। ब्रिक्स सम्मेलन से ही पीएम मोदी ने चीन को भी समझा दिया कि आतंकवाद पर पाकिस्तान को जो साइलेंट सपोर्ट कर रहे हो ना, वो हम देख रहे हैं, भारत की कड़ी नजर है उस पर और ये ज्यादा चलने नहीं देंगे हम लोग। ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ एकदम सख्त स्टैंड लेते हुए कहा कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने में हिचकना नहीं चाहिए भाई। आतंकी है, बैन करो उसको। आतंकवाद के पीड़ित और गुनहगारों को एक तराजू पे कैसे रखोगे तुम भाई? पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के लिए आतंकवाद पर कोई भी साइलेंट सपोर्ट मंजूर नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को क्लियर और एकजुटता वाला स्टैंड लेना चाहिए। यानी नरेंद्र मोदी ने कह दिया भाई कि तुम पाकिस्तान को जो है वो भीख दे दे के वहां अपना रोड बना लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो और फिर पाकिस्तान को बचाओ, ये नहीं चलेगा। अगर चीन को यह बात समझ आए तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चीन इतनी जल्द सुधरेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन ने पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को सपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट देकर जो खेला किया था, उसका खुलासा सेना ऑलरेडी कर चुकी है कि वहां से वो चीन बता रहा था अपने सैटेलाइट से देख देख के कि देखो भारत मारने वाला। सबसे बड़ी बात तो यह कि चीन इतना बताता रहा फिर भी भारत मारता रहा, तो तुम्हारे बचाने से क्या हो गया? तुम्हारा ना हथियार चलाना पाकिस्तान रोक पाया हमको। अब चीन की और चोरी पकड़ी गई। अब खुलासा यह हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने जानबूझकर भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई। खबर है कि चीन ने जानबूझकर फ्रांस के फाइटर जेट राफेल की इमेज को बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल जेट गिराने का दावा ठोक दिया। इसी दावे को चीन ने हवा दी और राफेल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए ऑनलाइन कैंपेन चला दिया झूठा। इस कैंपेन में वायरल पोस्ट, राफेल के गिरने की फर्जी तस्वीरें, एआई जनरेटेड कंटेंट और गेम चलता है, वीडियो गेम, उसके वीडियो डाल के बता दिए ये लोग सोशल मीडिया पे, देखो राफेल गिर गया और उसको असली की तरह दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों की वाहवाही करने के लिए भी 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट खोलेगा। चीन के इस कैंपेन का असर यह हुआ कि भारत में कई लोग पाकिस्तान के झूठ के झांसे में आ गए। लेकिन भारत में राफेल पर हुई राजनीति की बात तो आगे करूंगा। अभी चीन की बात जरूरी है, जिसके फेक न्यूज की फैक्ट्री का भंडाफोड़ फ्रांस ने कर दिया। क्योंकि चीन भारत के साथ साथ फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित राफेल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को टारगेट कर रहा था। इसलिए फ्रांस ने कई दिनों की जांच के बाद चीन के खेल का गेम ओवर कर दिया। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट से चीन की चालबाजी पकड़ी गई। भारत और राफेल के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए चीन इस हद तक चला गया कि उसने दूसरे देशों को भी गुमराह करने की कोशिश की। चीन ने अपने दूतावास के जरिए उन देशों को राफेल खरीदने से रोकने की कोशिश की जिन्होंने फ्रांस को राफेल का ऑर्डर दे दिया था या ऑर्डर देने की सोच रहे थे।
आप सोच रहे हैं कितना पर्दे के पीछे गेम चलता है। ये आर्म्स लॉबी काम करती है भैया, बहुत अथाह पैसा है इनके पास, ये लोग खेल करते हैं। चीन को लगा कि मेरा हथियार फूट गया तो फूट गया, राफेल को बदनाम कर दो, भारत में मोदी के खिलाफ मोर्चा खुली जाएगा और वहां जो है हम जो है अपना हथियार बेच देंगे। राफेल को कह के गया 2 करोड़ का प्लेन है। चीन के दूतावास में मौजूद डिफेंस से जुड़े अधिकारियों ने दूसरे देशों के अधिकारियों से मीटिंग में यही नैरेटिव चला दिया कि भारतीय एयरफोर्स ने जो राफेल खरीदे थे वो युद्ध में तो बेकार साबित हुए। राफेल की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाने के साथ साथ ही चीन ने इन देशों को यह भी झूठ बेच दिया कि राफेल के मुकाबले उनके जेट कहीं ज्यादा बेहतर है। चीन का पर्दाफाश करते हुए फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि राफेल को इसलिए टारगेट किया गया ताकि चीन के विमान को बेहतर साबित किया जा सके। फ्रांस के लिए राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री का पिलर है। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने राफेल के खिलाफ फर्जी कहानियां गढ़नी शुरू की तो फ्रांस अलर्ट हो गया। फ्रांस ने इसकी जांच शुरू कर दी और ये फर्जी कहानियां सामने आ गई कि भाई कहां से आ रही हैं, सब पता चल गया। पता चला ये तो चीन कर रहा है। दरअसल जब से भारत ने राफेल खरीदा है तब से चीन इसी ताक में है और उसकी ताकत देखकर चिढ़ा हुआ है और सोचता है कि कैसे राफेल को बदनाम करे। राफेल को डाउनग्रेड करने के पीछे एक वजह यह भी है कि इसके अलावा हथियार मार्केट में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है, खुद को डिफेंस एक्सपोर्ट का बड़ा हब बनाना चाहता है और इसके लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्योंकि यह खुलासा हुआ है कि जब इंडोनेशिया ने फ्रांस को 18 और राफेल खरीदने का ऑर्डर दिया तो चीन ने इंडोनेशिया को इस बात के लिए उकसाया कि भाई और ज्यादा राफेल ना खरीदो, क्या कर रहे हो। फ्रांस के बजाय चीन के सस्ते और टिकाऊ फाइटर जेट खरीदने के लिए बोला। इसी बीच खबर आई कि इंडोनेशिया चीन के J-10 फाइटर जेट खरीद सकता है। आप सोचिए चीन कैसा देश है कि वो अपने फाइटर जेट बेचने के चक्कर में दूसरे देशों के ऑर्डर कैंसिल कराने जैसी साजिशें रच रहा है। चीन की यह बौखलाहट इस वजह से भी बढ़ गई होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने चीन के हथियारों को कबाड़ बनाया था, भाई उससे चीन हथियार मार्केट में उसकी बड़ी फजीहत हुई और अपनी फजीहत को ढकने के लिए चीन ने राफेल को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब चीन की पोल खुल गई और उसके चेहरे से नकाब उतर गया तो चीन अलबला गया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर चीन ही सवाल उठाने लगे कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं। तुम्हारे बिना जानकारी के हो रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फ्रांस के जो दावे हैं वो अफवाह हैं। चीन हमेशा बहुत जिम्मेदारी के साथ मिलिट्री एक्सपोर्ट में फैसले लेता है। चीन और जिम्मेदारी, पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिए तुम्हारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत तो वो था और तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। चीन वो देश है जो फाइटर जेट का जवाब फाइटर जेट से नहीं फेक न्यूज से देता है और चीन इसी में माहिर है। राफेल के खिलाफ चीन ने जो फर्जी कहानियां चलाई उस पर भारत में भी कई लोगों ने यकीन कर लिया। आज जब यह खुलासा हुआ कि राफेल के खिलाफ अफवाह फैलाने के पीछे चीन था तो इस खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि चीन के मिलिट्री टेक के प्रति राहुल गांधी का अजीब जुनून है। कई बार राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चीन के मिलिट्री हार्डवेयर के पक्ष में बोलते आए। साल 2021 में लोकसभा के अंदर उन्होंने यह पूछा था कि भारतीय फोर्स चाइनीज स्टाइल सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। राहुल गांधी ने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चीन की सेना की रणनीति की तारीफ की थी। साल 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि चीन टेक्नोलॉजी की रेस में जीत रहा है और राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को भी चीन के मिलिट्री इनोवेशन से सीखना चाहिए। साल 2022 में बंद कमरे में डिफेंस एक्सपर्ट से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बॉर्डर पर चीन की तरह की टैक्टिकल ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट पर भी जोर दिया था। चाहे भारत की सशस्त्र सेनाओं को कमजोर करना हो या दुश्मन के मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हो, राहुल गांधी देशभक्ति के मामले में गलत पक्ष की तरफ खड़े होने में माहिर हैं, यह बीजेपी कह रही है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब चीन के चेहरे से नकाब उतर गया। लेकिन सवाल बीजेपी भी पूछ रही है भाई कि राहुल गांधी का स्क्रिप्ट क्यों मैच करता है चीन से। उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ वो बताइए। उनका और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का इस बात में इंटरेस्ट क्यों था कि भारत के कितने विमान गिरे, राफेल कितने गिरे। फ्रांस से पहले भारतीय सेना ने भी चीन को एक्सपोज किया था और यह खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दे रहा था। जब यहां भी चीन रंगे हाथों पकड़ा गया तो अलबला रहा है। चीन से जब यह सवाल किया गया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसे आरोप कहां से आए। एकदम ये मासूम चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है। कह रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करने के लिए नहीं है। भारत और पाकिस्तान को लेकर चीन की यही पॉलिसी है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश से तुमने बिना भारत को टारगेट करने की मंशा लिए हुए दोस्ती कर रखी है। उसको इतना पैसा हवा में दे रहे हो तुम। चीन जो सफाई दे दे,
लेकिन इससे वो अपनी चालबाजी ढक नहीं पाए। चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हिमाकत की है, पीएम मोदी उसका पूरा हिसाब करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने चीन को एक नया झटका दिया। प्रधानमंत्री के सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे बोल देने से चीन तिलमिलाया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर विश कर दिया कि हैप्पी बर्थडे। पीएम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो 1.4 बिलियन भारतीयों के साथ मिलकर दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हिमाचल प्रदेश गए थे। अब इसी में चीन एकदम से चिढ़ गया, उसने विरोध जता दिया, आंतरिक मामलों में दखल बताया। चीन की तरफ से कहा गया कि तिब्बत से जुड़ा मामला चीन के लिए संवेदनशील है, भारत को इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम ख्याल रखते हो, पाकिस्तान को हथियार देते हो, पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट से बताते हो कि भारत कहां